मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस, जिसका हम कर रहे हैं आपका 4 यूनिट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर पहली वीडियो में हमने देख लिया कि आपका रीजनल इंटीग्रेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आपको कुछ इंटीग्रेशन के बारे में, जैसे आपका नाफ्टा और यूरोपियन यूनियन। तो नाफ्टा आपका जिसका पहला नाम नाफ्टा था, उसका नाम चेंज होकर अब क्या है आपका USMCA है ना। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है USMCA, जिसका नाम चेंज हो चुका है 2020 के अंदर। तो नाफ्टा का जो था आपका क्या मीनिंग था इसका, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जो स्टैब्लिश हुआ था आपका 1994 के अंदर। किस लिए स्टैब्लिश हुआ था? टू प्रमोट ट्रेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। तो ये 3 कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आपका क्या होता है, नाफ्टा बनाया गया था। इट एम्स टू रिड्यूस एलिमिनेट जो भी आपका टैरिफ वगैरह थे, है ना, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी आपके लगते थे टैरिफ वगैरह, उनको रिड्यूस करने का इसका मेन एम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 कंट्रीज को लिया साथ में और एक फ्री ट्रेड जोन बनाया आपका। ठीक है, नाफ्टा ऑल्सो इंक्लूड साइड एग्रीमेंट्स टू स्टैब्लिश अ कॉमन स्टैंडर्ड वर्क प्लेस सेफ्टी, लेबर राइट्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो नाफ्टा आपको इसलिए भी बनाया गया था कि आपके जो कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो वर्क प्लेस सेफ्टी, लेबर राइट्स और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी हम इन तीनों कंट्रीज के अंदर स्टैब्लिश कर पाए, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नाफ्टा के बारे में आपका, जैसे जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ये आपका 1992 में हुआ था। यूएस कनाडा ट्रेड इज द लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो भी आपका यूएस और कनाडा है उनके बीच में जो ट्रेड होता है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो है बायलैटरल ट्रेड माना जाता है। बायलैटरल मतलब आपस में दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं। तो एग्रीमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, है ना। जो आपका USMCA है उसको फुल फॉर्म आपका क्या हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। कब हुआ था ये आपका, जो जो आपका 2020 है उसके अंदर आपका क्या हो गया, जो नाफ्टा था वो चेंज हो गया USMCA के अंदर। ठीक है, इन जनवरी 2020 द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साइन द यूएस। जो आपका डोनाल्ड ट्रम्प थे प्रेसिडेंट 2020 के अंदर, तो उन्होंने साइन किया था आपका USMCA को, है ना। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें आपके नाफ्टा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो पहला इसका जो नाफ्टा का ऑब्जेक्टिव वो क्या था आपका, कि जो आपका कनाडा, मैक्सिको और जो आपकी यूनाइटेड स्टेट थी, इनके बीच में जो भी आपके टैरिफ थे, जो भी आपके ट्रेड बैरियर्स थे, उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था इनका। जो इंटीग्रेशन होता है वो किस लिए होता है, हमने पढ़ा था पहले, एग्जाम्पल भी देखा था आपका पहले वाली वीडियो में। जो इंटीग्रेशन लोग करते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन हो गया या इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हो गया, वो मेन इसलिए करते हैं कि उनके बीच में जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जो भी टैरिफ्स हैं, हाँ, ताकि वो हट जाए, इजिली वो ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका भी वही था कि जो तीनों आपकी कंट्रीज हैं, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स जो हो गई, इनके बीच में जो भी टैरिफ थे, जो भी बैरियर्स थे ट्रेड के, उनको खत्म करना। NAFTA aim to increase investment between 3 countries by providing greater protection and certainty for investors। ठीक है, ये भी इनका मैंने एक एम था कि जो है हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें तीनों कंट्रीज के अंदर। कैसे, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो भी आपके अदर कंट्रीज हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहती है, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। नाफ्टा एम टू क्रिएट जॉब्स एंड इंप्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन ऑल 3 कंट्रीज बाय स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो भी वहाँ की आपकी कंट्रीज की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो पीपल्स है ना, उनके लिए, और जो भी आप वो तीनों कंट्रीज में जॉब क्रिएट करना भी इनका एक मेन एम था। ठीक है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ करे। ठीक है, और कैसे करेंगे वो, इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज कराकर। ठीक है, ये भी इनका, हम बात करें आपका, तो जो स्ट्रक्चर है नाफ्टा का, उसके अंदर आपका क्या होता है, फ्री ट्रेड कमीशन आपका पहला होता है। फ्री ट्रेड कमीशन क्या होता है, हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है नाफ्टा की। ठीक है, जो क्या करती है, कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आपके कंपोज होते हैं, कौन कहाँ का मेंबर, जो भी आपकी जितने भी कंट्रीज है उनमें से हर गवर्नमेंट का मेंबर इसके अंदर आपको क्या होगा, शामिल होता है। ठीक है, द FTC was responsible for overseeing the implementation of the agreement, resolving disputes and addressing any issue that arose in the administration of NAFTA। ठीक है, तो जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, कोई भी कंट्री में कोई डिस्प्यूट है अगर, उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, किसी तरह कोई भी इशू अगर अराइज हो रहा है तो उसको क्या करना, आपका सेटल करना ही जो है आपका फ्री ट्रेड कमीशन का काम होता है। फिर कमिटीज आती हैं आपका, तो नाफ्टा एस्टैब्लिश वेरियस कमिटीज एंड वर्किंग ग्रुप्स टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू रिलेटेड टू एग्रीमेंट। ठीक है, जो भी आपका एग्रीमेंट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए भी जो नाफ्टा ने काफी सारी कमिटीज बनाई हुई है ना। These committees focus on the areas such as trade in goods, trade in services, investment, agriculture, intellectual property rights and labor environments cooperation। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या करती है, इन सब इनका जो कि ये कमिटीज बनाती है, इनका मेन फोकस इन सब चीज़ों के ऊपर आपका होता है। ठीक है, तो कमिटीज फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाफ्टा। सेम जैसे ऊपर आपका था फ्री ट्रेड कमीशन का, वैसी जो कमिटीज होती हैं ये क्या करती है, आपका मॉनिटर करती हैं कि जो नाफ्टा का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम था वो किसका था, आपका FTC का था। अब FTC अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही है, कमिटीज इनको देखती है, मॉनिटर करती है इन द रिस्पेक्टिव एरियाज एंड फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू FTC। ठीक है, और FTC को रिकमेंडेशन देने के लिए भी कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये यहाँ पर ये डिस्प्यूट हो रहा है तो इसे आपको सॉल्व करना चाहिए। इस सारी काफ़ी सारी कमिटीज भी नाफ्टा ने बनाई हुई है। तो ये था आपका नाफ्टा, है ना। नेक्स्ट आपका आता है यूरोपियन यूनियन, है ना। तो यूरोपियन यूनियन जो आपका है, UA से कहते हैं हम। ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और किस लिए हुआ था, टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड प्रिवेंट अनदर डिवेस्टेटिंग कन्फ्लिक्ट इन यूरोप। कि जो यूरोप में आपका पहली बात इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, और सेकंड जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशन दोबारा ना पैदा हो। ठीक है, उस जो भी कॉन्फ्लिक्ट है यूरोपियन कंट्री के बीच में वो ना हो, इसके लिए एक आपका यूरोजोन कह लो, आपका जो यूरोपियन यूनियन बनाया गया था, इसके अंदर लगभग आपकी 28 कंट्रीज थी। ठीक है, अभी इस फिलहाल इसके अंदर आपकी 27 कंट्रीज है। ठीक है, जो आपका
यूके था वो यहाँ से एग्जिट कर चुका है आपका, है ना। तो देखते हैं आगे उसको भी। तो हिस्ट्री देखें आपकी इसकी हम, तो ये आपका बिगिनिंग हुआ था आपका 1945 के आसपास से बिगिन हुआ था, ठीक है। द आइडिया वाज यूरोपियन इंटीग्रेशन इमर्ज इन 1940s, ठीक है, 1940 के आसपास आपका इमर्ज हुआ था। फ्यूल्ड बाय द डिजायर टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, जो पीस और स्टेबिलिटी है वो यूरोप के अंदर आपकी बनी रहे, ठीक है। द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश इन 1951 बाय 6 फाउंडिंग कंट्रीज। जो सबसे पहले जो आपका पहला इंटीग्रेशन यूरोप के अंदर हुआ आपका यूरोपियन कंट्रीज में, वो आपका था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो लगभग 1951 के आसपास हुआ था। इसके अंदर 6 कंट्री आपकी शामिल थी, ठीक है। आपको बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, हाँ, लैक्समबर्ग हो गया और आपका नीदरलैंड। तो इन 6 कंट्रीज ने मिलकर आपको क्या बनाया था, आपका जो ईसीएससी उसको अपना बनाया था 1951 के अंदर, ठीक है। तो जो आपका ईसीएससी है ये क्या करती है, एम टू कोऑर्डिनेट द कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट वॉर, ठीक है, वॉर ना हो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। उसको ये क्या करती है, हैंडल करती है, कोऑर्डिनेट लाती है आपकी जो भी कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उनके बीच में, ठीक है। फिर आपका आता है आपका ट्रीटी ऑफ रोम जो थी आपकी, ठीक है, 1957 के आसपास क्या होता है, आपका ट्रीटी साइन हुआ था कि भाई स्टैब्लिश करना चाहिए आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये 2 कम्युनिटीज आपकी बनी थी आपकी लगभग 1957 के आसपास, ठीक है। तो जो आपकी ईईसी थी इसका मेन नेम क्या था, क्रिएट करना कॉमन मार्केट जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज थी उनके बीच में, ताकि वो प्रमोट क्या कर पाए आपका सेम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, जो सर्विसेज, पीपल एंड कैपिटल भी इसके अंदर आपका आता है, ठीक है। सारी चीज़ों को फ्री मूवमेंट हो पाए कंट्रीज के अंदर, इसके लिए इसको बनाया गया था आपका। फिर आपका आता है यूरोपियन यूनियन का स्टेप बना था आपको, तो 1992 से लेकर 2007 के बीच में आपको क्या होता, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आपकी साइन हुई थी 1992 में, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म द ईईसी इनटू द यूरोपियन यूनियन। जो आपकी ईईसी थी उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपका यूरोपियन यूनियन के अंदर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यूई एम टू गो बियॉन्ड द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी हमारे बीच में क्या होता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो रहा था या कह लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था पहले आपका, ठीक। द प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका पॉलिटिकल जो इंटीग्रेशन था, ठीक है, वो भी इसके अंदर आपका शामिल हो गया, ठीक है। यानी अब आपको क्या होगा, आपकी सेम गवर्नमेंट भी होगी, है ना, सेम आपका पार्लियामेंट जैसी चीज़ें जो होती हैं, है ना, सेम लॉज आपके लिए बनेंगे, कंट्री के जो ग्रुप होंगे, मेंबर कंट्रीज होंगे उनके लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, ठीक है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो समझाया था सब चीज़ें। साथ ही इसमें क्या होता है, एक ट्रीटी और साइन हुआ था आपका, किस लिए हुआ था, यूरोजोन बनाने के लिए, ठीक है। यूरोजोन क्या, यूरोजोन किस लिए, यूरोजोन मतलब क्या हो गया कि जो भी कंट्रीज हैं उनकी क्या होगी, कॉमन करेंसी होगी, ठीक है, एक सिंगल करेंसी होगी, कॉमन करेंसी होगी, जिसे हमने बताया था मैंने आपको, जो क्या है आपकी यूरो थी, है ना। यूरो जो है कॉमन करेंसी जो है इसके लिए आपकी इस्टेब्लिश होती। फिर जो आपका 2007 है ना, मतलब अभी प्रेजेंट नहीं, 2007 की बात हो रही है, ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं, जो आपको 2007 है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन एंड चैलेंजेस हमने किया अपना, ठीक है, 2007 के आसपास। द यूई हैज एक्सपैंडेड इट्स मेंबरशिप टू इंक्लूड 27 कंट्रीज विद क्रोएशिया बीइंग द मोस्ट रिसेंट जो आपकी एडिशन हुई थी कब, 2013 के अंदर, ठीक है। जो आपकी लास्ट कंट्री जो ऐड हुई थी वो आपकी 2013 के अंदर हुई थी, आपका क्रोएशिया हुई थी आपका ऐड, ठीक है। द यूई हैज फेस्ड सेवरल चैलेंजेस इन द रिसेंट ईयर। काफी सारे इसमें चैलेंजेस भी आपके आए हैं, जिसमें आपका काफी सारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे गए, ठीक है। आपको याद होगा ग्लोबल जो आपके क्राइसिस आए थे 7-8 के आसपास, और फिर माइग्रेंट क्राइसिस भी आया इसके अंदर आपका, ठीक। तो उसके बाद आपका क्या होता, ब्रेक्जिट वोट, ठीक है। ब्रेक्जिट वोट मतलब क्या होता है, आपका जो ब्रिटेन था उन्होंने एग्जिट ले लिया, जो आपको यूनाइटेड किंगडम था उन्होंने विड्रॉल ले लिया यूई से, और विड्रॉल लेने के कब लिया था, 2020 के अंदर लिया था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आपके पास 27 कंट्रीज है, ठीक है, और ब्रिटेन को हटा दें हम उसके बाद से 27 कंट्रीज आपके पास है, ठीक है। तो जो 27 कंट्रीज उनकी लिस्ट आपके पास क्या है, उसमें आपका है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ठीक है, बल्गारिया, क्रोएशिया, है ना, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है, साइप्रस हो गया। फिर आपका जेज हो गया, डेनमार्क, ठीक है, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, है ना, लैटविया, और आपका हो गया लैक्समबर्ग, ठीक है, माल्टा हो गया, नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है, रोमानिया हो गया। ये सारे क्या है कंट्रीज जो इसके अंदर आपका ऐड है, 27 कंट्रीज की नाम है आपकी, ठीक है। हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें आपका, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी कह लो आप इसे, तो इसमें आपके 4 स्ट्रक्चर मेन कमीशन आते हैं, 4 आपकी बॉडीज आती है, ठीक है। मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में आपका क्या आएगा, पहला आपका होता है यूरोपियन कमीशन, ठीक है, पहले हम यूरोपियन कमीशन देखेंगे, फिर इसके बाद आपका पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन ना वो भी है आपका, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी है आपकी, फिर उसका जुडिशरी सिस्टम भी देखेंगे। तो पहला अगर हम बात करें यूरोपियन कमीशन की, तो यूरोपियन कमीशन क्या है आपका, वन ऑफ द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड सर्व एज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूई गवर्नमेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास 3 मेन पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के आपके, ठीक है, और लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव आपका, फिर आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरिक्शन, ठीक है। वैसे ही आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसके भी काफ़ी सारे आपके इंस्टीट्यूशन कह लो, ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है, यूरोपियन कमीशन होता है, ठीक है। तो यानी इसका मेन काम आपको क्या हो गया, जो भी आपके अंदर लॉज वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, उनको देखना कि भाई फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ठीक से, ठीक है। तो अगर मेंबर्स की हम बात करें तो यूरोपियन कमीशन इज कंपोज ऑफ द कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है। कॉलेज ऑफ कमिश्नर हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप हो गया पूरे आपका, जो भी कमिश्नर है, कमिश्नर क्या होंगे आपके, हर जो भी आपका मेंबर स्टेट है ना, जो मेंबर स्टेट है, जो भी आपकी कंट्रीज है, हर कंट्री से एक कोई भी आपका मेंबर जो होगा उसे इलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के अंदर से कमीशन बनाने के लिए, है ना।
द नंबर ऑफ कमिश्नर्स इज करंटली कैप्ड एट 27, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कंट्री 27 है, तो कमिश्नर्स हर एक कंट्री से हम ले रहे हैं तो 27 होंगे, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। प्रेसिडेंट भी उसमें इंक्लूड होता है, 27 जो आपके कमिश्नर्स हैं उसके अंदर आपका जो प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है ना। यानी किसी एक कोई ना कोई कंट्री में कोई एक उस टाइम एक कंट्री के हाथ में प्रेसिडेंसी होगी, है ना। कोई एक कंट्री का जो आपका मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन इज इलेक्टेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो इन्हें अपॉइंट करते हैं आपके, मतलब वो इनको चूज करते हैं, अपॉइंट होते हैं बाय द यूरोपियन काउंसिल, ठीक है। ये दोनों पढ़ेंगे, यूरोपियन काउंसिल भी और आपका जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, दोनों को, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो सेट करते हैं आपको क्या कमीशन प्रायोरिटीज, कि भाई क्या प्रायोरिटीज है हमारे कमीशन की, क्या रिप्रेजेंट करना है हमें कमीशन टू एक्सटर्नल मैटर, जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होंगे उनमें हम किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, हमें क्या क्या प्रायोरिटीज हमें रखनी है, ठीक है। जो करंट आपके प्रेसिडेंट हैं अभी, जो वो आपके क्या है, आपके उर्सुला वॉन डेर लेन, ये आपके अभी हैं, ठीक है। और इस्टेब्लिश आपका कब हुआ था, ये जनवरी 1959 के अंदर आपका जो इस्टेब्लिश हुआ था आपका यूरोपियन कमीशन। रोल्स की अगर बात करें इसकी हम, तो मेन रोल सेम बताया जो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव, द कमीशन हैज़ द सोल राइट टू इनिशिएट लेजिस्लेशन इन मोस्ट पॉलिसी एरियाज, ठीक है। जो भी आपकी पॉलिसीज एरियाज हैं उनमें सबसे पहले ये इनिशिएट करते हैं आपके लेजिस्लेशंस को, इन ड्राफ्ट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, है ना। कोई भी आपको लॉ वगैरह कुछ नया कुछ आपको पास करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो है यूरोपियन पार्लियामेंट में उसको सबमिट करना होगा, वहाँ पे उसका रिव्यू होगा, ठीक है। एंड द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर अप्रूवल, जो भी काउंसिल होंगे यूरोपियन यूनियन के, वो उसे क्या करेंगे, उसे अप्रूव करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे काउंसिल में, तो समझेंगे कैसे अप्रूव, मतलब अप्रूव तो करेंगे ना, जैसे हमारे यहाँ लॉ होता है, किसी लॉ को हम पास कैसे कराते हैं, पार्लियामेंट में पास होता है, तब उसके बाद क्या पहले बिल होता है, फिर लॉ बनता है, तो ऐसे कुछ यहाँ भी आपका होता है, ठीक है। द गार्डियंस ऑफ द ट्रीटीज, इट कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द मेंबर स्टेट टू फेल द कंप्लाई विद ईयू, ठीक है। क्योंकि लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, आपको जो भी लॉज वगैरह फॉलो करवाना, ठीक है। तो ये करवाएंगे, ये आपका देखते हैं उस चीज़ को, मॉनिटर करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो कोई भी कंट्रीज अगर नहीं करती है फॉलो, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ये ले सकते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेन फंक्शन जो उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही था, ठीक है। द कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ईयू पॉलिसीज, जो कि ईयू पॉलिसीज ईयू लॉज बनेंगे उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। तो कमीशन डेवलप करती है आपकी क्या पॉलिसीज, जो भी आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन एरियाज होते हैं, एग्रीकल्चर एनवायरमेंट से रिलेटेड, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द ईयू इंटरनेशनल फोरम्स, ठीक है, नेगोशिएशन के लिए। तो बेसिकली आपका जो यूरोपियन कमीशन है ना, उसके लिए एक केस आपने सुना होगा, ठीक है। इंटेल का जो इंटेल है उसका एंटी ट्रस्ट केस 2009 का, ठीक है। तो इंटेल के बारे में आपको पता होगा, कोई वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है आपकी कंप्यूटर प्रोसेसर, जो उसके प्रोसेसर आते हैं ना, i3 i5 आपने सुना होगा, काफ़ी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, उनके लिए सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर मानी जाती है आपकी, ठीक है। तो जो केस था उसका वो क्या था बैकग्राउंड उसका, द एंटी ट्रस्ट एलिगेशंस अगेंस्ट द इंटेल रिजोल्व अराउंड द एक्विजिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, ठीक है। तो इन पे एलिगेशन लगाई गई कि आप क्या कर रहे हैं, आप एंटी कॉम्पिटिशन जो आपके बिहेवियर्स है आप उनको कर रहे हैं, है ना, एंटी, और जो क्या कर रहे हैं आप मार्केट के अंदर अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं आप, जो भी आपका कंप्यूटर प्रोसेसर है उस मार्केट के अंदर अपना डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरह की इलीगल टैक्टिक्स यूज कर कर, ठीक है। ऐसे इनको एलिगेशंस डाले गए थे। तो जो की एलिगेशन थे, सबसे पहला था अब्यूज डोमिनेशन पोजीशंस, ठीक है। अथॉरिटीज एलिग दैट इंटेल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट फॉर कंप्यूटर प्रोसेसर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स थे उनको एक्सक्लूड करने के लिए, मार्केट से हटाने के लिए ये कर रहे हैं, डोमिनेंस अपनी वो कर रहे हैं, है ना। मतलब क्या करते थे ये, कि जो भी आपके कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ डील करते थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आप क्या करें, आप अपने कंप्यूटर्स में जो भी अलग अलग जैसे कंपनी जो कंप्यूटर्स जो बनाती हैं, पीसीज बनाती हैं, जैसे लेनोवो हो गया, एचपी हो गया, है ना। तो ये जो अलग अलग तरह के ब्रांड होते हैं, ऐसे ब्रांड्स के साथ क्या करता था ये, कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनसे कहते थे कि आप क्या करें, हमारे ही प्रोसेसर को यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए क्या करते थे, ये कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको अलग अलग तरह के रिबेट्स ऑफर करते थे, इंसेंटिव्स देते थे, है ना, अलग अलग तरह के ऑफर देते थे उनको, ताकि वो सिर्फ हमारे, यानी कि सिर्फ इंटेल के ही क्या कर रहे हैं, प्रोसेसर्स को यूज़ करें अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। किस इससे क्या होगा, जो भी आपके अलग कंपनीज होंगी, जो राइवल कंपनीज होगी, ठीक है, उनके जो प्रोसेसर्स थे उनको यूज़ करने से रोक रहे हैं, ठीक है, उनको यूज़ करने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी हर कंप्यूटर होगा वो अपने इंटेल के प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, तो कस्टमर्स को वही मिल रहा है ऑप्शन के लिए, ठीक है। ऐसे इन्होंने कुछ मार्केट अपना बना दिया था। दूसरा एलिगेशन था इनके पास आपका एग्जीक्यूटिवली एग्रीमेंट, सेम जो मैंने बताया कि जो भी क्या करते थे, एंटर करते थे एग्रीमेंट, कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर थे उनके एग्रीमेंट करते थे कि भाई आप क्या करेंगे, आप सिर्फ हमारे ही जो है उनको यूज़ करें, हमारे ही जो प्रोसेसर्स हैं अपने कंप्यूटर्स में उनको यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, काफ़ी अच्छी ऑफर्स वगैरह, सैलरीज, जो भी इंसेंटिव होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे, और जो जो भी आपके कंपटीटर्स के प्रोसेसर हैं उनको रोक रहे हैं ये मार्केट में आने से, ठीक है। फिर लीगल एक्शन क्या लिए गए, तो जो यूरोपियन कमीशन थी उन्होंने फाइन किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी इंटेल है वो एंटी ट्रस्ट जो भी रूल्स है यूई के उनके खिलाफ है, ठीक है। ये जो इनके कंपटीशन बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना, एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अपना यूज़ कर रहे हैं। तो जो इन्होंने फाइन कराया इंटेल के ऊपर 1.60 बिलियन यूरो का इन 2009 के अंदर, ठीक है। Intel was found to have given rebates to computer manufacturers, same rebates देते थे ये computer manufacturers को, on condition that they bought all
ऑलमोस्ट ऑल कि आप सारे ही हमारे प्रोसेसर को आप खरीदेंगे, ठीक है। ऑफ देयर 80 जो आपके 86 जो आपके सीपीयू प्रोसेसर्स थे इंटेल के, उनके लिए ये आपका कि आप हमारे ही प्रोसेसर को यूज़ करें, वो केस था, ठीक है। तो इसके लिए लीगल एक्शन लिए गए, यूरोपियन कमीशन ने एक्शन लिया, फाइन भी लगाया, ठीक है। बाद में जो आपकी बॉडी आती है वो आपका होता है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑफन रेफर टू द सिंपली द काउंसिल, ठीक है, आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके अंदर क्या होता है आपका मतलब ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं, द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज है आपकी, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उसका डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी, ठीक है। द कंपोजिशन जो मेंबर इसके अंदर आपका क्या क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ ईयू कंट्रीज, जितनी भी यूयू कंट्रीज हैं उनसे गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट मेंबर इसके अंदर होते हैं। एंड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट आपका होगा, जो यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो, ठीक है। और द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी आपका, ठीक है। यानी एक उनका खुद का प्रेसिडेंट होगा, एक यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट होगा, और जो अलग अलग यूई कंट्रीज हैं उनके गवर्नमेंट इसमें आपकी शामिल होती है। द काउंसिल कंपोज ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट, ठीक है, सेम चीज़ जो बताई मैंने अभी आपको। एंड द विच ईच मेंबर स्टेट रिप्रेजेंट बाय द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेवेंट पॉलिसी एरिया, ठीक है। जो जिस मतलब हर में जो भी मिनिस्टर चूज करेंगे अलग अलग यूयू कंट्रीज से, ठीक है, वो उस जो भी रिलेवेंट जो भी उनका कंसर्न वाला जो भी उनका पॉलिसी एरिया होगा वो उससे रिलेटेड काउंसिल में बैठते हैं आपके, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गया, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो भी है किसी कंट्री का, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, द मेंबर स्टेट इन मीटिंग ऑन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, जो भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स होंगे उनके लिए क्या करेंगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हर गवर्नमेंट से आपका मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के काउंसिल वो अपना बैठाएंगे, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी आर बिंग डिस्कस, जो भी पॉलिसी डिस्कस हो रही है उसके बिहार पर आपका काउंसिल का कंपोजिशन होता है ना, यानी जिस रिलेटेड फील्ड से हो रहा है उससे रिलेटेड फील्ड वाले मिनिस्टर्स आपके बैठ के काउंसिल करते हैं, ठीक है, हर कंट्री के गवर्नमेंट से होते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका वैन द काउंसिल इज डिस्कसिंग मैटर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, ठीक है, तो द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट पार्टिसिपेट, है ना। तो जो भी करंट प्रेसिडेंट है आपके काउंसिल के, यूरोपियन काउंसिल के, वो आपके चार्ल्स मिगेल, ठीक है। और जो कहाँ लोकेटेड है आपका ब्रुसेल, आपका बेल्जियम के अंदर, है ना। अब अगर यूरोपियन काउंसिल के हम फंक्शंस की बात करें आपका, ठीक है, तो पहला क्या हो गया, यूरोपियन जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सेट करते हैं, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल सेट्स यूई ओवरऑल पॉलिटिकल एजेंडा एंड प्रायोरिटीज। इट डिस्कस एंड डिसाइड ऑन मेजर इश्यूज फेसिंग द ईयू सच एज इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्या करते हैं, आपका जो भी ये मेजर इश्यूज होते हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं, है ना। कैसे इनको प्रिवेंट करा जाए, कैसे कॉपरेशन बना के रखा जाए कंट्रीज के अंदर, ठीक है, सारा पॉलिटिकल सारा ये अपने यहाँ पे देखते हैं, है ना। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ईयू ऑफिशियल्स, जो आपके ईयू ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन हो गया, या आपके जो हायर आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन के, ठीक है, जैसे आपका फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, तो इनको क्या करते हैं, ये अपना अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको ऑल्सो अपॉइंट करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, जो उसको भी ये जो प्रेसिडेंट है उनके, उसको भी ये अपॉइंट करते हैं। फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, द काउंसिल प्लेज की रोल इन शेपिंग द यूएस फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है। इट डिस्कस एंड डिसाइड ऑन यूज अप्रोच टू मेजर इंटरनेशनल इशूज एंड रिप्रेजेंट ईयू इन द रिलेशन विद द अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिर्फ यूयू कंट्रीज के साथ नहीं, अगर यूयू कंट्रीज के किसी और कंट्रीज के साथ है ना, कोई एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ भी आपके अफेयर्स चल रहे हैं, कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं, आपको रिजॉल्व करवाते हैं। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट होता है आपका, ठीक है। द यूरोपियन काउंसिल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्राइसिस मैनेजमेंट, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस, और कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस चलते होते हैं, किस तरह से मैनेज करना है सब चीज़ों को, ठीक है। सारी कंट्रीज मिलकर अपना काउंसिल बैठाती हैं, उस चीज़ को डिस्कस करती हैं, एंड इट कैन प्रोवाइड अ पॉलिटिकल गाइडेंस, और डायरेक्शन भी आपको ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो काउंसिल है किस तरह से पॉलिटिकल गाइडेंस और डायरेक्शन भी आपको देगी कि किस तरह से जो क्राइसिस को किस तरह से फेस करना है हमें, ठीक है। यू लार्मेंट, तो जो आपकी यूरोपियन काउंसिल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग ऑन द एक्सेस ऑफ न्यू, जो भी आपके मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको उनके लिए क्या करती हैं, क्राइटेरिया बनाती हैं, कंडीशन बनाती हैं कि भाई कैसे आप मेंबरशिप ले सकते हो कंट्री की, है ना, और मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को, ठीक है। यानी कि अदर कंट्रीज न्यू मेंबर कोई आना चाहती है तो उसके लिए भी आपका जो है यूरोपियन काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होती है, वो इनको इलेक्ट करती है। फिर आपका आता है यूरोपियन पार्लियामेंट, तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है आपका, ये इस्टेब्लिश होता है आपका सितंबर 1952 के अंदर, ठीक है। एंड जो उसके प्रेसिडेंट है आपके, वो है आपके रोबर्टा मेट्सोलो, और जो मेंबर्स है इसके अंदर वो आपको होते हैं 705 MEPs, है ना, मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। MEPs का मतलब मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जैसे हमारे पार्लियामेंट होता है ना, MPs हम कहते हैं, वैसे आपका यूरोपियन के लिए हो गया मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। और जो पावर्स की बात करें इनका, तो मतलब रोल्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर हो गई, ठीक है ना, पार्लियामेंट है आपका, ठीक। तो लेजिस्लेटिव पावर होगी आपके पास, लॉज आप बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग जो पॉलिसीज आप बनाएंगे, ठीक है, उनको फॉलो करना, मतलब अप्रूव करना है कि नहीं करना, है ना। तो लेजिस्लेटिव पावर होती है, एंड इट हैज पावर टू अमेंड, अप्रूव और रिजेक्ट द लेजिस्लेशन प्रपोज, जो भी आपका लेजिस्लेशन, जो भी न्यू लॉ है, कुछ भी आपको, जो भी यूरोपियन कमीशन ने, हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो कमीशन लॉज लाती है, बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, तो वो उनको ही रिजेक्ट कर सकती है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, अप्रूव कर सकती है पार्लियामेंट, है ना। हमारे भी ये होता है, जब भी कोई नया लॉ बनता है तो पहले बिल होता है, बाद में पार्लियामेंट उसको पास करता है, फिर वो लॉ बनता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द यूई बजट, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का बजट होता है उसको भी अप्रूव करते हैं, एंड ओवरसाइट जो भी यूएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उनको भी ओवरसाइट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स
द इंटरेस्ट ऑफ यूएई सिटीजन्स, जो भी यूएई यूरोपियन यूनियन के जो भी सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, और उनके इंटरेस्ट को ये देखते हैं, ठीक है, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक, ईच कंट्री से, द मेंबर ऑफ एमईपी फ्रॉम ईच कंट्री इज रफली प्रोपोर्शनल टू द इट्स पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन होती है उसके प्रोपोर्शन में ली जाती है, ठीक है, विद टोटल ऑफ 705, जिसके अंदर 705 सीट्स कह लो आपकी, ये इतने एमपीज आपके होते हैं, ठीक है, जो भी आपका जो लास्ट आपका हुआ था 2019 का, उसके हिसाब से बताया गया, ठीक है। फिर कमिटीज़ की बात करें आपका, तो यूरोपियन पार्लियामेंट है सेवरल कमिटीज़, ठीक है, जो ऊपर कमिटीज़ थी यूरोपियन कमीशन के अंदर, इनकी भी काफ़ी सारी कमिटीज़ होती है, एंड डिफरेंट पॉलिसी एरिया सच एज द फॉरेन अफेयर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, इन सब चीज़ से रिलेटेड आपकी कमिटीज़ भी अ, होती है यहाँ पे, ठीक है। द दीज कमिटीज ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन विच आर देन डिबेटेड एंड वोटेड, ठीक है, सेम जैसे हमारे यहाँ होता है ना, डिबेट होगा उसके ऊपर कि भाई ये पॉलिसी, ये लो, ये प्रपोजल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पूरे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, वोटिंग भी होती है उसकी। फिर आपका होता है प्लेनरी सेशन, तो जो आपका प्लेनरी सेशन होता है आपका, है ना, और मीट्स द प्लेनरी सेशन इन स्ट्रासबर्ग, जो कि स्ट्रासबर्ग है, और आपका फ्रांस और ब्रुसेल और बेल्जियम, ठीक है, तो इनके यहाँ पे आपका सेशन होता है, ठीक है, तो इनका लोकेशन भी आपको पता चलेगी पार्लियामेंट का कहाँ इनका मीट होता है, एंड टू डिबेट द वोट ऑन लेजिस्लेटिव प्रपोजल, सेम चीज़, ठीक है, डिबेट करते हैं कि हाँ ये लो, ये जो आपका पॉलिसी है पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वोटिंग भी होती है, और ये सारा कुछ आपका लाइव होता है, ब्रॉडकास्ट होता है इसका, जो भी आपकी पब्लिक होगी इसके लिए ये आपका फ्री का होता है, ब्रॉडकास्ट होता है लाइव। फिर इनके पास आपकी बजटरी पावर्स होती है ना, बजट को पास करते हैं ये आपके जो पार्लियामेंट होगा, ठीक, इट मस्ट अप्रूव द एनुअल बजट प्रपोजल बाय द यूरोपियन कमीशन एंड कैन अमेंड द बजट, ठीक है, बजट को पास करेंगे, उसमें अमेंड भी कर सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ हटानी है, ठीक है, यहाँ से ये जो आपका इनकम का सोर्स है या जो आपका एक्सपेंस का सोर्स है, जहाँ पे आपको अपना इंप्रूव करना है उसको हटाया, आप अपनी मर्जी से कुछ अपने इसमें अमेंड कर सकती है ना, ऐड या लेस कर सकती है। ओवरसेट एंड कंट्रोल, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ पावर टू होल्ड एन यूरोपियन कमीशन अकाउंटेबल, यूरोपियन कमीशन उसको ये अकाउंटेबल ठहरा सकती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कंट्रोल कर सकती है उसको, एंड कैन समन commissioners for questioning, launch inquiries and censure commission through votes of no confidence, ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, जो भी आपके कमिश्नर्स हैं ना, जो भी कमिश्नर आपके यू कमीशन के अंदर थे, उनको उनके साथ ही क्वेश्चनिंग भी कर सकती है, ठीक है ना। फिर आपको फोर्थ पार्ट आता है आपका द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, CJEU आपका, ठीक है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ होता है जुडिशन, वैसे इनका जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जुडिशियल सिस्टम होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग यू लॉज, कि भाई यू लॉज इंटरप्रेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लोग और जो कंट्रीज उनमें फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ना, वो सारा देखेंगे ये आपका, यानी एक तरह की लॉ गवर्न जो आपकी बॉडी होती है ना, कोर्ट्स वगैरह जैसी, वैसा सेम हो गया। एंड कंपोस्ट ऑफ टू मेन कोर्ट्स आपके होते हैं इसके अंदर, पहला आपको होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इंटरप्रेट यू लॉज एंड इंश्योर इट्स यूनिफॉर्म एप्लीकेशन थ्रू आउट द यू कंट्रीज, ठीक है, पहला जो आपका पार्ट है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि भाई जो यू लॉज हैं वो कंट्रीज के अंदर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके उनका एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी आपकी यूई कंट्रीज हैं उनके बीच में। दूसरा आपका आता है जनरल कोर्ट, ठीक है, विच प्राइमरली डील्स विद द केसेस ब्रो आउट बाय द इंडिविजुअल कंपनीज एंड सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें आपके केसेस को देखा जाता है, जो भी यूई इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में जो भी डिसीजन है उन सबको ये देखती है ना, जो भी मेन केसेस होंगे कुछ भी यू कंट्रीज के बीच में, उनको ये देखती है। द सी जी हैज़ द, अगर हम जुडिशन अगर देखें तो CGU हैज़ द जुडिशन ओवर वेरियस टाइप्स ऑफ केसेस, क्या क्या किसी तरह केसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी रूलिंग, नेशनल कोर्ट्स कैन सीक गाइडेंस फ्रॉम द CGU ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ यू लॉज, ठीक है, किस तरह से उन्हें इंटरप्रिटेट करना है, क्या वैलिडिटी होगी लॉज की, गाइडेंस उनसे ले सकती है आपकी, ठीक है, किस तरह से लॉज को हमें वो करवाना है आपका फॉलो। द एक्शन फॉर फेलियर टू फुलफिल ऑन ऑब्लिगेशन, जो भी ऑब्लिगेशन थी मेंबर कंट्रीज के ऊपर, ठीक है, अगर आप उन पे फेल हो जाते हैं तो उनके अगेंस्ट केस भी आपका देखती है, ठीक है। Action for annulment, individual companies are the organization can challenge the legality of EU legislative act, ठीक है, कि भाई ये जो एक्ट है कितना लीगल है या नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये चैलेंज कर सकते हो आप कोर्ट में आके ना, कि इन्होंने ये लॉ बनाया तो ये हमारे लिए ठीक नहीं था, ठीक है, तो इसको हटाएं आप, ठीक है, या इन्होंने जो डिसीजन आपने दिया ये ठीक नहीं था जनरल कोर्ट का, तो हम उससे जैसे हमारे यहाँ होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो अगर जनरल कोर्ट से कुछ नहीं है तो आप फिर यहाँ पे अपना कर सकते हैं कि भैया आप जनरल कोर्ट है उनके हम डिसीजन से वो है आपका, ठीक है, ठीक है, उसको अनलमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं ना। पार्टीज कैन अपील डिसीजन ऑफ जनरल कोर्ट, जो भी जनरल कोर्ट था उसके जो भी डिसीजन थे ऑफ द कोर्ट जस्टिस ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है, उसको भी आप अपील कर सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंस, द CGU इज इंडिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जैसे कोर्ट इंडिपेंडेंस होती है, किस तरह की कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होता, किस तरह की कोई पावर उनके ऊपर नहीं होती, उस तरह से ये भी इंडिपेंडेंट है अपना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए। इट्स जो जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन EU मेंबर स्टेट्स, जो भी EU कंट्रीज होंगे उनके ऊपर इनके जजमेंट बाइंडिंग होंगे, लॉजिक की बात है ना, उन्हीं के लिए बन रहा है आपका, तो जो भी यूई के मेंबर कंट्रीज होगी उन पे ही आपका बाइंडिंग होगी इनके डिसीजंस, ठीक है। रोल इन EU लॉज, जो भी रोल है आपके EU लॉज के, द जूरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, ठीक है, लॉज को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से उनका इंटरप्रिटेशन करना है, उसके लिए भी आपका ये थोड़ा सा जिम्मेदार होते हैं। तो जो लोकेशन है आपकी, इसकी लोकेशन क्या है, द CGU इज बेस्ड इन, कहाँ पर है आपका, लैक्सेमबर्ग के अंदर है, वेयर इट्स मेन कोर्ट रूम एंड ऑफिस आर लोकेटेड, ठीक है, ये लोकेशन हो गई आपकी।
ठीक है, तो ये आपके थे नाफ्टा और आपका यूरोपियन यूनियन, ठीक है।